हेलो एवरीवन। तो जैसा आपको पता है कि अभी क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर सीबीएसई बोर्ड का आने वाला है और उसमें दो ही पार्ट हैं इस बार, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स में दो पार्ट कवर होते हैं, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स के फिर अलग पार्ट्स। अभी हम लोग फिलहाल ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। 20 तारीख के पहले हम हर टॉपिक को वन शॉट में कंप्लीट रिवीजन पे लेकर के जाने वाले हैं और आज हमारा पहला टॉपिक हम लेकर के जा रहे हैं, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। इसमें मैं आपसे कंप्लीट रिवीजन की बात करूंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कुछ छोटे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो पैटर्न बोर्ड में पहले भी आया, राइट। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को जानने के पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ता है कि भाई हमें वेव की जरूरत क्यों है। देखिए, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि लाइट जो हमारी है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है। इससे हम कौन कौन सा फिनोमिना एक्सप्लेन करते हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकंड पार्ट ये होता है लाइट ट्रेवल इन अ वेव फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशन, बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जिसको हम लोग ये कंसिडर करके कि लाइट ट्रेवल में स्ट्रेट लाइन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया गया, एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं लाइट ट्रेवल इन अ वेव फॉर्म। तो इसमें समझना पहले ये पड़ता है कि ये वेव का मतलब क्या होता है। देखो, वेव का बहुत सिंपल मतलब है कि y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी आपको बताया ये जा रहा है कि जो आपकी वेव है, वेव किसे बोलेंगे हम लोग, कि अगर मैंने एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे तो इसे हम कहते हैं ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब ये पार्टिकल जब मीन पोजीशन में करते करते अपनी एनर्जी को प्रोपोगेट भी करे तो वो हो गई वेव, राइट। यानी कि आपका एक हो गया प्रोपोगेशन और एक हो गया ऑसिलेशन, राइट। एक हो गया आपका प्रोपोगेशन मतलब कि आगे बढ़ना, ठीक है। एक आपका हो गया प्रोपोगेशन और एक आपका हो गया ऑसिलेशन, ठीक है। पार्टिकल ऑसिलेशन, पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट कर रहा है और वेव आपकी आगे प्रोपोगेट कर रही है। तो ये दोनों जब 90 डिग्री पे हो तो ऐसी वेव्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और लाइट वेव आपकी वन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका पार्टिकल ऑसिलेट भी कर रहा है और यहाँ पे आपका पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी मूवमेंट हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी मूवमेंट हो रहा है। तो अगर मान लो हम दो अलग अलग वेव्स की बात करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि भैया आपके दो वेव्स का इंटरेक्शन कैसा है। तो अगर हम दो अलग अलग वेव्स की बात करते हैं तो दोनों में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ डिफरेंस होगा जिसको हम बोलेंगे फेज डिफरेंस। यानी कि सपोज करो पहला वेव जो है वो आपका कुछ टी टाइम से चालू हुआ और दूसरा वेव उसके थोड़ी देर बाद चालू हुआ, तो उन दोनों के वेव्स के स्टार्ट में टाइम लैग है, टाइम डिफरेंस है। उस टाइम डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा फाई या फेज डिफरेंस। और जब वो ट्रैवल करके जा रहे हैं तो जैसा आपको दिख रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस। जो पार्टिकल आगे प्रोपोगेशन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, पार्टिकल आगे प्रोपोगेशन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पाथ डिफरेंस। जिसको अगर दो वेव्स के एक्स एक्सिस के ट्रैवल के डिस्टेंस में डिफरेंस है इसको डेल्टा एक्स बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में एक रिश्तेदारी है जिसे हमने क्लास 11 में वेव चैप्टर में डिराइव किया था कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका इस चैप्टर में यूज होगा, इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन भी बन करके आएंगे। अगर हम k की बात करें जिसे हम बोलते हैं वेव नंबर, तो k की जो वैल्यू होती है ये होती है 2 पाई बाई लैम्डा। अगर हम ओमेगा की बात करें तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। और इसकी वैल्यू आपकी होगी 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ठीक है, राइट। तो ये आपका ओमेगा की बात कर रहे हैं हम लोग, k की बात कर रहे हैं हम लोग, और डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं। ये तीन मेजर चीजें हैं वेव की जिसकी जरूरत हमें इस वेव ऑप्टिक्स में पड़ेगी।
इसे हमने क्लास 11th के वेव चैप्टर में पढ़ा, राइट। तो अभी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, रिवीजन कर रहे हैं, बस आप एक फॉर्मूले को ध्यान रखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, राइट। तो क्या चीजें हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर दो वेव्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। एंड विद रिस्पेक्ट टू पाथ जो डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो वेव थ्योरी है ये है क्या, वेव कैसे ट्रेवल करेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया कि चलो वो पॉसिबल नहीं था स्ट्रेट लाइन से सारी चीजें एक्सप्लेन करना, तो हमने बोला कि भैया लाइट जो है वो वेव फॉर्म में आगे बढ़ेगी, लेकिन ये वेव बनेगा कैसे। तो इस चीज को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था उसका नाम था हाइगन्स, इसको बोलते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उन्होंने ये बोला कि वेव ऐसे नहीं बन रही, आपका कहीं भी अगर लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो लाइट का एक सोर्स होगा, ठीक है, वो ट्यूबलाइट है, एलईडी है, लाइट कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, एक सोर्स होगा, और इस सोर्स से जो एनर्जी निकलेगी वो अपने नियर बाय पार्टिकल्स को ऑसिलेट करेगी। ये पार्टिकल्स आपके जो नियर बाय हैं ये ऑसिलेट होंगे, ठीक है, ये जो नियर बाय के पार्टिकल्स हैं ये ऑसिलेट होंगे, राइट। ये समझना है, क्योंकि एनर्जी निकल रही है, क्या है, हमने क्या बोला, वेव थ्योरी में क्या है कि लाइट में आपका ऑसिलेशन है पार्टिकल्स में, और वो पार्टिकल अपने नियर बाय पार्टिकल्स को ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स का लोकस, लोकस का मतलब होता है पाथ, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स का लोकस जो कि सेम फेज में, ऐसे पार्टिकल का लोकस जो कि सेम फेज में हो, इसे हम बोलेंगे वेव फ्रंट, इसे हम बोलेंगे वेव फ्रंट। और यही वेव फ्रंट अब आगे की तरफ ट्रेवल करके जाएगा, ठीक है, यही वेव फ्रंट जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल करके जाएगा आपका, राइट। तो आपकी जो रे देखो यहां से निकली, ये पार्टिकल से रे निकली, इन्होंने आसपास के पार्टिकल को आपने क्या किया, हिट किया, वो पार्टिकल ऑसिलेट करना चालू किए, और वो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे पार्टिकल जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे पार्टिकल जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। तो हमने एक वेव फ्रंट बना दी, अब इस वेव फ्रंट को हमें आगे बढ़ाना है, तो क्या इस वेव फ्रंट में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या इस वेव फ्रंट के बारे में भी कुछ समझना है, बिल्कुल समझना है। सबसे पहले तो यह समझना है ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो वेव फ्रंट से एसोसिएटेड है। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, आपके सेम फेज में जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं उनका लोकस आपको बनाना है, ठीक है, उनका लोकस मतलब उन सारे पॉइंट्स को मिला दो जो सेम फेज में है, तो उससे क्या होगा, आपका क्या मिल गया आपको, इस तरीके से कर्वेचर मिल गया जिसको हमने वेव फ्रंट बोला, ठीक है। तो जो रे ऑफ लाइट होगी ना, जो रे ऑफ लाइट होगी वो हमेशा इस वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होगी, पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरी चीज है कि अगर जो एक वेव फ्रंट बना तो ये वेव फ्रंट आगे, अब जैसे जो ये पहला बन गया, अब ये जो सारे सर्कल दिख रहे हैं, इन सर्कल के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये कॉमन टेंजेंट क्या हो गया, ये मेरा हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। कॉमन टेंजेंट मेरा क्या हुआ, ये हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसको हम लोग वेवलेट भी बोलेंगे, इसको हम लोग वेवलेट भी बोलेंगे, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, राइट। तो आपका क्या होगा कि लाइट ट्रेवल कर रही है वेव फ्रंट से, देखिए अलोंग द रे, इस रे पे, और ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है जो वेव फ्रंट है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी होगी वो वेव वेलोसिटी होगी, और वो वेव वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और वेव फ्रंट के जितने भी पार्टिकल है वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि उन्हीं का तो लोकस बनाया हमने, उन्हीं का लोकस बनाया हमने, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि ठीक है, यहां से तो एनर्जी पार्टिकल थे, सोर्स एनर्जी जनरेट कर रहा था, उसने पार्टिकल को ऑसिलेट कराया, और इसके आगे एनर्जी कैसे जाएगी। तो ये थ्योरी बोलती है कि जो ये पार्टिकल है वेव फ्रंट के, ईच पार्टिकल विल बी एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल सोर्स। अब वो इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम कर रहा है, राइट। तो ये हमने समझ लिया वेव फ्रंट से एसोसिएटेड फैक्ट्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वेव फ्रंट की। अब सवाल ये उठता है कि भाई मेरे लाइट के सोर्स और वेव फ्रंट के टाइप्स में क्या रिलेशन है। देखो, अगर आपका पॉइंट सोर्स है, मतलब आपने घर पे एक बल्ब जला दिया, तो उसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट निकलेगी वो स्फेरिकल इन नेचर होगी, ठीक है। पॉइंट सोर्स का मतलब ये होता है कि किस सोर्स को हम पॉइंट सोर्स बोलेंगे, ऐसा सोर्स
जो वो लाइट दे रहे हैं और वो जितने एरिया में दे रहा है, अगर एरिया के कंपैरिजन में सोर्स का डायमेंशन यानी कि सोर्स की लंबाई चौड़ाई बहुत कम है, इफ द डायमेंशन ऑफ सोर्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द सराउंडिंग एरिया, तो उस केस में द सोर्स विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स। तो ये जो सोर्स आपका पॉइंट सोर्स आया, ठीक है, ये क्या हो गया, इससे जो लाइट निकल रही है, अब देखो ऑप्टिक्स में क्या होता है कि हम सारे डायग्राम जो होते हैं वो हम 2D में बनाते हैं, बट आपको 3D इमेजिन करना है कि इससे जो लाइट निकल रही है वो चारों तरफ निकल रही है, ठीक है, और ये लाइट आपकी जो चारों तरफ निकल रही है ये धीरे धीरे फैलती जाएगी। तो देखो ये पहला वेव फ्रंट बना, अब ये वेवलेट हो गया, मतलब सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। जो स्फीयर बन रहा है उस सोर्स के चारों तरफ वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर इंक्रीज होता जाएगा। तो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रही है कब, जब आपका सोर्स पॉइंट सोर्स है। अगर आपका लाइन सोर्स, ठीक है, आपने देखा होगा शादियों वादियों में जब बारात जाती है तो बहुत सारे लोग ट्यूबलाइट लेके साथ में चल रहे होते हैं, ठीक है, तो ट्यूबलाइट उस जगह पे किस तरह से काम कर रही होती है, लाइन सोर्स की तरह काम करती है। तो लाइन सोर्स जब है तो इससे जो वेव फ्रंट निकलेगी वो सिलिंड्रिकल होगी, ठीक है, इसका शेप सिलिंड्रिकल होगा। देखो वेव फ्रंट की डेफिनेशन में वेव फ्रंट को हम लोग उसके शेप से पहचानते हैं, स्फेरिकल है कि सिलिंड्रिकल है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये लाइट प्रोपोगेट होकर आगे जाएगी तो इस सिलेंडर का हाइट और रेडियस दोनों ही बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस सिलेंडर का हाइट और रेडियस दोनों ही बढ़ता जाएगा, राइट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगी कब, जब आपका सोर्स लाइन सोर्स। और थर्ड पॉइंट आता है आपका प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट मतलब आपका चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो स्फेरिकल हो, लेकिन अगर वो लाइट ट्रेवल, क्योंकि लाइट है, लाइट रुकेगी नहीं बीच में, लाइट ट्रेवल करके आगे जाती जाएगी, तो ये लाइट ट्रेवल करते करते जब आगे जा रही है तो धीरे धीरे आप देखोगे रेडियस इसका इतना बड़ा हो जाएगा कि एक प्लेन की तरह दिखाई देगी, ठीक है, और ये आपकी रे आ गई, रे इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा रे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट में ये चीज बहुत साफ साफ दिखाई देती है। तो प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगी, व्हेन सोर्सेस इज वेरी फार अवे, जिसमें हम इसको लिख देते हैं कि सोर्सेस आर एट इंफिनिटी। जैसे सन से जो लाइट आ रही है, तो सन से जो लाइट आ रही है वो क्या है आपकी, वो आपकी प्लेन वेव फ्रंट का एग्जांपल है, क्योंकि वहां से डिस्टेंस बहुत ज्यादा, लाइट ऑलरेडी बहुत डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे आपका सोर्सेस आर एट इंफिनिटी, तो लाइट किस तरह से चलेगी, आपकी प्लेन वेव फ्रंट के केस में चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वेव फ्रंट के हमने टाइप देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि हमने शुरुआत यहां से करी थी, हमने बोला कि लाइट को हम वेव फॉर्म में इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं बिकॉज कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो कि आपके रे ऑप्टिक्स या लाइट ट्रेवलिंग इन द रे के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो हमने बोला कि ठीक है यार, उस केस में क्या है कि इसको हम लोग बोलेंगे सोर्सेस आर एट इंफिनिटी और प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, तो इससे कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, कौन से ऐसे फिनोमिना है, ठीक है। देखो यही प्लेन वेव फ्रंट को हमने यहाँ पे दिखाया कि भैया आपका स्फेरिकल है, जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे तीन कॉन्सेप्ट हैं, पहला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और तीसरा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये आपका लाइट वेव्स के अलावा साउंड वेव्स में भी होता है, लेकिन जो पोलराइजेशन है ये प्योरली एक लाइट वेव्स का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन पोलराइजेशन इस वक्त हमारे सिलेबस में है नहीं, ये पोर्शन हटा दिया गया है, तो हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ इंटरफेरेंस पढ़ना है और डिफ्रैक्शन पढ़ना है। हम एक एक करके दोनों कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ सिमिलर भी है और कुछ बातें थोड़ी अलग भी है, दोनों फिनोमिना अपने आप में डिफरेंट है। तो पहले इसको समझते हैं और ये भी समझते हैं कि यहाँ वेव थ्योरी हमें कैसे काम आ रही है। तो पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस को समझने के लिए, डिफरेंशियल को समझने के लिए हमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की जरूरत पड़ेगी। सुपरपोजिशन वर्ड हर उस जगह पे यूज होता है जहां पे एक सिंगल लोकेशन पे या सिंगल पॉइंट पे कोई वेक्टर क्वांटिटी मल्टीपल फॉर्म में लग रही है। जैसे कि अगर मान लो मैंने बोला मेरी कोई बॉडी है, मास है, इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है, F1 F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, तो व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट, हम ये समझना चाहते हैं व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो हम क्या करेंगे, उस समय इन फोर्सेस का वेक्टर सम लेंगे, हम उस समय इन फोर्सेस का वेक्टर सम लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, राइट। वैसे ही अगर हम दो वेव्स के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, दो वेव्स के मिलने की बात कर रहे हैं, तो दो वेव्स जहां पे मिलेंगे
राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो वेव्स जहां पे मिलेंगे एक दूसरे के साथ में, तो वहां पे हम बोलेंगे कि वेव्स एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रहे हैं। तो वेव्स में ऐसी कौन सी वेरिएबल क्वांटिटी है? अभी अभी हमने बताया कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जो y है, दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों वेव्स के अलग अलग होंगे, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा आपका y1 प्लस y2 होगा। दोनों का वेक्टर सम, डायरेक्टली स्केलर फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते, दोनों का वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट और द रिजल्टिंग वेवलेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डूइंग द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल वेवलेंथ्स, ठीक है। अब देखो, ये सुपरपोजिशन जो है ये बहुत सारी वेव्स का हो सकता है, राइट। सुपरपोजिशन थ्योरी जो है ये बहुत सारे वेव्स में लग सकती है। क्यों लग सकती है बहुत सारे वेव्स में? क्योंकि हो सकता है एक ही पॉइंट पे 2 3 4 5 बहुत सारे वेव्स आके मीट कर रही हैं। लेकिन सुपरपोजिशन से जब हम इंटरफेरेंस में जाते हैं, जब हम अपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट में पहुंचते हैं, तो इंटरफेरेंस हमेशा दो वेव्स का ही होगा। इंटरफेरेंस की पूरी थ्योरी हम लोग दो वेव्स के साथ ही पढ़ते हैं कि दो वेव अगर एक पॉइंट पे टकराएंगी तो क्या होगा, राइट। अब पहले हम समझते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट का एनहांसमेंट है। सुपरपोजिशन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर आपको दो वेव्स एक जगह पे आ रही हैं तो वहां पे क्या होगा उस जगह पे, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा उनका, उसको समझने के लिए हमें उन वेव्स को वेक्टोरली ऐड करना पड़ेगा। और इंटरफेरेंस क्या बोल रहा है कि भैया सिर्फ दो वेव्स का सुपरपोजिशन होगा, तब हम समझेंगे इंटरफेरेंस में क्या क्या होगा। तो हम आगे आते हैं हम लोग कि पहले बात तो ये समझते हैं कि इंटरफेरेंस किस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आपके अलग अलग व्हाइट लाइट, दुनिया की लाइट में आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस विल ओनली हैपन विद मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब जो दोनों वेव्स हैं दे शुड हैव द मोनोक्रोमेटिक, दे शुड बी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब दोनों की वेवलेंथ सेम हो जानी चाहिए। समझो बात भाई, आपका क्या बोला हमने? इंटरफेरेंस हो रहा है ना, हम बोल रहे हैं कि एक वेव आपकी यहां से आ रही है, एक वेव आपकी यहां से आ रही है और ये किसी पॉइंट पे मिल गया एक पॉइंट। तो पहली चीज तो है कि इन दोनों की वेवलेंथ सेम करो, राइट, मोनोक्रोमेटिक करो इन दोनों को। दूसरा पार्ट बोलता है कि भैया ये दोनों आपके जो होने चाहिए वो कोहेरेंट होने चाहिए। जो सोर्सेस हैं, जहां से लाइट आ रही है वो सोर्स है, ठीक है, जहां से लाइट आ रही है वो सोर्स है। देखो सोर्स बड़ा मतलब कॉमन चीज है। सोर्स का मतलब हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि सोर्स जो होगा वो लाइट जनरेटिंग होगा। बस सूरज की रोशनी आई, ठीक है, वो खिड़की पे पड़ी और खिड़की किसी छेदे से वो रोशनी अंदर आ रही है, तो वो जो छेदा है आपका खिड़की में वो सोर्स की तरह काम कर रहा है उसका, राइट। तो आपका ये जो दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। अब ये कोहेरेंट क्या भला है? कोहेरेंट बोलते हैं कि जैसे मान लो आपने y इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t लिया, y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5 लिया, तो बोलता है कि कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब ये है कि आपकी वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी एंड फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। ऐसे दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, ऐसे दो, और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ऐसे दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज कांस्टेंट हो, उसे हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। तो y1 पहले का जो आपका वेवलेंथ, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ रहा है? a1 sin ओमेगा t। दूसरे का जो डिस्प्लेसमेंट है क्या आ रहा है? a2 sin ओमेगा t प्लस 5। ये आपका हो गया कंडीशन, ठीक है। अब देखो इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मतलब एक डेरिवेशन हम लोग करते हैं, फटाफट से करेंगे इसको हम लोग, राइट। कई बार आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये डेरिवेशन आएंगी, पहले आई है, पहले कई बार एग्जाम्स में आई है, बट अभी जो आपके पेपर के पैटर्न हो गए उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। लेकिन उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए जो आपके बीच के शॉर्टकट्स निकल के आएंगे वो इसी डेरिवेशन से निकल के आएंगे। तो मैंने बोला S1 S2 आपके दो सोर्स हैं, यहाँ से आपकी y1 लाइट निकली, यहाँ से y2 डिस्प्लेसमेंट निकला, ये P पॉइंट पे मीट कर, ठीक है। इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब y1 इज इक्वल टू a1, इसका एम्पलीट्यूड ले लिया हमने साइन ओमेगा t, एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। तो y1 और y2 हमारे दो सोर्स हैं जिसका a1 और a2 आपका एम्पलीट्यूड है, दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम है और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है 5 वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो नेट जो y आया आपका, ये आया y1 प्लस y2।
का वेक्टर सम होना चाहिए। तो पढ़ा ना। अब देखो ये दोनों सोर्स जो हो गए आपके, अब आप बिल्कुल कंफर्म हो, बिल्कुल श्योर हो कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज आप सेम है, दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और दोनों में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये दोनों वेव इंटरफियर करेंगे, इंटरफियर करेंगे तो नेट पाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो चलो हम वेक्टर सम के लिए रेडी हो गए, हमने बोला अच्छी बात है, चलो इसको ऐड कर देते हैं। तो y कितना हुआ आपका a sin ओमेगा t एंड y2 कितना हो गया a2 sin ओमेगा t प्लस 5। अब हमने a1 sin ओमेगा t लिया और a2 यहाँ पे sin a प्लस भी ओपन किया, तो ये हो गया आपका sin ओमेगा t cos 5 प्लस cos ओमेगा t sin 5, ठीक है। साइन a प्लस बी, इसको a लेट कर लो, इसको b लेट कर लो, क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b, करके देखो यही आएगा। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे sin ओमेगा t है, यहाँ पे sin ओमेगा t, इसको कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ से a1 और ये a2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a2 cos 5, तो a2 cos 5 टाइम्स sin ओमेगा t प्लस ये a2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखो a2 sin 5 cos ओमेगा t। अब आप बोलोगे करना क्या चाहते हैं हम लोग, क्यों डेरिवेशन करने हैं, तो सर आप शॉर्टकट की बात कर रहे हो, आप एग्जाम के टाइम रिवीजन की बात कर रहे हो, डेरिवेशन की बात कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हम यहाँ से अभी निकाल के दिखाएंगे। छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो पॉइंट ध्यान रखने मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, कैसे याद रखिए आप, ठीक है। देखो कुल मिला के हमने किया क्या, मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके क्वेश्चन में बड़ा काम आएगा। भाई अगर हम दो वेव्स का इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, अगर हम y1 y2 को ऐड कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहली बात होती है कि फिजिक्स बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नहीं चलता। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां रखा जहां हमारा a1 एम्पलीट्यूड था, सपोज कर लेते हैं ये x एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हमारा y एक्सिस होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बोल रहा है जो y2 है, ठीक है, मतलब a2 जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वो फाई एंगल से है a1 से, ये फाई एंगल से, ठीक है, a1 a2 के बीच का जो गैप है वो फाई एंगल। अब दोनों वेक्टर है ना, वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर सम आपको पता है कैसे करते हैं, हम पैरेललोग्राम लगाते हैं और यहां से आप जो इसका डायगोनल होता है वो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से जो हमारा रेफरेंस पॉइंट a1 वाला है उससे थीटा एंगल है। अब देखो अगर मैं अभी रिजल्टेंट को 2 सेकंड के लिए भूल जाए, अगर मैं इन दोनों वेव्स को देखूं तो a2 मेरा जो होगा वो क्या होगा आपका रिजॉल्व हो जाएगा, x एक्सिस का लॉन्ग क्या हो जाएगा a2 cos 5 और y एक्सिस का लॉन्ग क्या हो जाएगा a2 sin 5। अब अगर मैं x एक्सिस का लॉन्ग वेक्टर लिखूं तो देखो क्या बनेगा आपका, x एक्सिस का लॉन्ग वेक्टर लिखूं तो क्या बनेगा a1 प्लस a2 cos 5, x एक्सिस का लॉन्ग है इसलिए इस फाई कैप कर दो, और y एक्सिस का लॉन्ग क्या बनेगा a2 sin 5। भाई क्या होगा ये नेट a के बराबर नहीं तो होना चाहिए, यही तो दोनों वेक्टर को ऐड करना है। एडिशन क्या होता है, x एक्सिस का लॉन्ग वालों को जोड़ देते हैं, y एक्सिस का लॉन्ग वालों को जोड़ देते हैं, और इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इनका वेक्टर सम करते हैं, और वेक्टर सम करके मुझे क्या मिलेगा, यही a मिलेगा। तो ये a वेक्टर को देखोगे अगर आप, इसका एंगल x एक्सिस से थीटा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका a cos थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos 5, ठीक है, एंड a sin थीटा इज इक्वल टू a2 sin 5, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आप समझो a1 प्लस a2 cos 5, देखो ये इक्वेशन जो हमने बनाया था, अब ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ऐसे ब्रैकेट करके रख लो, ठीक है, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं हमारे पास से। ये मेरा हो गया एक इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा एक इक्वेशन 2। तो देखो अगर इसको आप यहाँ पे रखोगे a1 प्लस a2 cos 5 की जगह रख दोगे आप a cos थीटा, तो क्या हो जाएगा ये a cos थीटा sin ओमेगा t प्लस a2 sin 5 की जगह रख दोगे a sin थीटा, तो क्या हो जाएगा ये a sin थीटा cos ओमेगा t। तो y कितना आ जाएगा आपका, a कॉमन निकालोगे अंदर बचेगा देखो sin ओमेगा t cos थीटा प्लस sin थीटा cos ओमेगा t sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या होगा sin ऑफ a प्लस b मतलब sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो देखो कुल मिला के हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया पहले तो कि भैया दोनों वेव्स को मिला के जो रिजल्टेंट मुझे मिल रहा है वो भी एक वेव ही है, क्योंकि ये वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a है। बात करनी है मुझे इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की,
कि भाई अगर दो वेव्स की अलग अलग एम्पलीट्यूड मुझे पता है, ठीक है, यहां पे एक चीज नोटिसेबल है, देखो 1 मार्क क्वेश्चन में आपको यहां पे बताता जा रहा हूं कि अगर दो वेव सुपर इम्पोज करते हैं तो हमने क्या बोला था, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो जो रिजल्टिंग वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज पे पड़ेगा, एम्पलीट्यूड पे पड़ेगा। सर एम्पलीट्यूड देखो अलग अलग दिख रहा है, एम्पलीट्यूड बदल गया हमारा, एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा। और एम्पलीट्यूड किस चीज से रिलेटेड होता है, ठीक है, इंटेंसिटी से। ये भी क्लास 11th वेव में हमने पढ़ा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। तो इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड बदल रहा है तो लाइट की इंटेंसिटी बदल रही है, इसका मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में, इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट में लाइट की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा, लाइट की इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा, देखो ये इक्वेशन जो हमको दो मिल गए हैं आपसे, ठीक है, आपको मिल गया कि a cos थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाइव, ठीक तो मिला ना, राइट, और a sin थीटा इज इक्वल टू a2 sin फाइव। इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है आपको पता है, और a1 प्लस a2 cos फाइव का होल स्क्वायर करो और यहाँ पे आपका आ जाएगा a2 sin फाइव का होल स्क्वायर करो। तो देखो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 cos फाइव, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, आपको बचपन से पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो a स्क्वायर क्या हो गया, देखो ये a1 स्क्वायर तो आपका रहेगा, a2 स्क्वायर में cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, तो ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो जो a होगा रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू होगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं आपके बोर्ड लेवल। अब अभी भी मैंने आपको इंटेंसिटी के टर्म में बताया ना कि इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर को मैं रख सकता हूं, ये मेरी रिजल्टिंग इंटेंसिटी हो गई, a1 स्क्वायर मेरा i1 के बराबर हो गया, a2 स्क्वायर मेरा i2 के बराबर हो गया, 2a1 a2 आपका रूट i1 i2 हो गया, और रिजल्टिंग आपको क्या मिल गया, cos फाइव। तो एक हमने एम्पलीट्यूड का हिसाब किताब निकाल लिया और एक हमने इंटेंसिटी का हिसाब किताब निकाल लिया। तो अब मुझे आपको रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, मतलब जो दो वेवलेंथ आपकी इंटरफेयर करके उनका एम्पलीट्यूड आपको पता है, उनकी इंटेंसिटी पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर मान लो इस फॉर्मूले में मैं ये बोल दूं, एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ चीज और जिसे आप ध्यान रखना है आपको, कि मैं बोलूं कि यार मेरा i1 और i2 दोनों इंटेंसिटी, मतलब जो दो वेव्स आपकी सुपर इम्पोज कर रही हैं, जो इंटरफियर कर रही हैं आपस में, i1 और i2 की वैल्यू सेम है, उसको हम i लेट कर लेते हैं, ठीक है, i मान लेते हैं उसको। तो जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इसको हम लोग मैं i रिजल्टिंग कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो i प्लस i, ठीक है, या इसको आप i नॉट कर लो, राइट, चलो ऐसा कर लेते हैं, इसको i नॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा आपका कि i जो रिजल्टिंग i है कितना हो जाएगा, i नॉट प्लस 2 अंडर रूट i नॉट इंटू i नॉट cos फाइव। तो i इज इक्वल टू i नॉट कॉमन निकालोगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos फाइव, तो i इज इक्वल टू 4i नॉट cos स्क्वायर 5/2। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे क्वेश्चंस बन करके आए हैं, ठीक है, जिसपे क्वेश्चंस बोर्ड के बहुत बन करके आए हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको ये फॉर्मूला यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हैं जो पैटर्न आपका बोर्ड में आया होगा, ये पूरी बोर्ड के एनालिसिस है आपकी, जिसमें मैंने सारा एक निचोड़ आपको पूरे वेव ऑप्टिक्स का जो 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 10 साल में कॉन्सेप्ट आए हैं, पूरा हम आपको 1.5 घंटे में डिलीवर कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये बात तो ठीक है, ये हमने निकाल लिया।
तो जो हमने रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकाला, देखो इंटरफेरेंस कैसा कैसा होगा, मतलब आप हमने बोला कि यार ये दो वेव जो गई, ठीक है, एक वेव आपकी गई और ये आपकी दूसरी वेव जो गई ये किसी पी पॉइंट पे मिली, ठीक है। अब जो इंटरफेरेंस है वो दो तरीके से हो सकता है, ये कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि भाई जब वेव्स की बात कर रहे हैं, वो भी लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं, लाइट वेव्स आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है, क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है, ठीक है। अब ये दूसरी वेव है, इसमें भी भैया क्रेस्ट है, ट्रफ है, क्रेस्ट है, ट्रफ है। तो अगर क्रेस्ट वाला क्रेस्ट से मिले, ट्रफ वाला ट्रफ से मिले, क्रेस्ट वाला क्रेस्ट से मिले, ट्रफ वाला ट्रफ से मिले, क्रेस्ट वाला हिस्सा क्रेस्ट वाले हिस्से के साथ में सुपर इम्पोज हो, ट्रफ वाला हिस्सा ट्रफ वाले हिस्से के साथ में सुपर इम्पोज हो, तो उस केस में ये क्रेस्ट क्रेस्ट मिल गए, ये आपका एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे, है ना। अब ये कितना बढ़ा देंगे, कंस्ट्रक्टिव मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलना चाहिए, ट्रफ ट्रफ से मिलना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अगर हमें समझना है तो देखो क्या हो गया, आपने बोला कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, अभी हमने बोला ना ये एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड आपका बढ़ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड आपने रिजल्टिंग कितना निकाला है, आपने निकाला है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, या आपने इंटेंसिटी निकाला है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। अब मैं बोल रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है, इंटरफेरेंस कैसा है, कंस्ट्रक्टिव है। तो यहां पे फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, क्या करना है हमें, एम्पलीट्यूड हमें मैक्सिमाइज करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज तब होगा साहब जब cos फाइव की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, ये cos फाइव की वैल्यू जब 1 होगी तो रिजल्टिंग क्या हो गया आपका, ये देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos फाइव 1 कर दिया प्लस 2a1 a2, मतलब ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूं a1 प्लस a2, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, राइट। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी हो गई, आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको बिल्कुल फटाफट बता रहा हूँ, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है इंटरफेरेंस में, a1 प्लस a2, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन के फॉर्म में बताता चल रहा हूं, ताकि मैं आपको ये बताता जाऊं साथ साथ में कि कौन सी चीज कहां से आई और उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, और आपको रिजल्ट ध्यान क्या रखना है। अगर मान लो डेरिवेशन क्वेश्चन में नहीं भी आया, डेरिवेशन आपका नहीं पूछा गया डायरेक्टली, तो आपके ये रिजल्ट के बेस पे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। कैसे बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो cos फाइव की वैल्यू 1 कब होती है, cos फाइव की वैल्यू होती है 0 पे 1, cos फाइव की वैल्यू होती है 2 पाई पे 1। तो देखो cos फाइव की वैल्यू 1 कब होती है, जब फाइव की वैल्यू आपकी 2n पाई के बराबर हो और n की वैल्यू 0 1 2 से लेकर के चले। याद रखना n हमारा 0 से शुरू होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फेज डिफरेंस। किसका फेज डिफरेंस, उन दो वेव्स का जो कि आपस में इंटरफेयर करने वाली है, ठीक है। अगर उन दो वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई का मल्टीपल हो, इसका मतलब 0, यानी कि दोनों वेव्स एक ही टाइम पे एक जगह से शुरू हो गए, है ना, ऐसा हो सकता है कंस्ट्रक्टिव में, ये दोनों वेव शुरू हो गए एक जगह से, राइट। या मैंने बोला कि एक वेव तो आपकी ये गई, दूसरी वेव 2 पाई के बाद, अगर n की वैल्यू में 1 रख दो तो क्या होगा, 2 पाई के बाद शुरू होनी थी, मतलब यहां से शुरू होनी चाहिए, तब भी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आएंगे। तो इस तरीके से जो आपका इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपका इंटरफेरेंस होगा वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस 2 पाई का मल्टीपल होगा, यानी 2n पाई होगा। पाथ डिफरेंस क्या होगा, यानी दोनों वेव्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, हमने देखो निकाला था अभी फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, और मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाथ डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए, फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो देखो यहां से 2 पाई कैंसिल करो, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई n लैम्डा, अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0.2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो आपके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको ये चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये चीजें पूछी जाएंगी, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर इंटरफेरेंस आपका डिस्ट्रक्टिव हुआ,
राइट। अगर इंटरफेरेंस आपका डिस्ट्रक्टिव हुआ तो क्या होगा? देखो डिस्ट्रक्टिव के लिए हम इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, आप समझ गया कंस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव हम फटाफट कर सकते हैं कि अगर इंटरफेरेंस आपका डिस्ट्रक्टिव हुआ तो आपको ये चीज मिनिमाइज चाहिए, तो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड काम करना है आपको, ठीक है। मिनिमम के लिए आपको काम करना है, मिनिमम के लिए आपको जब काम करना है तो बहुत क्लियर है कि cos फाई की वैल्यू यहाँ पे आपकी -1 होनी चाहिए, cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो जो आपका ए मिनिमम होगा वो होगा A1 - A2, और जो आपकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी वो होगी √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आपको ध्यान रखने, A1 - A2 I मिनिमम √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फाई कितना हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव के केस में, फाई कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फाई कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, cos फाई की वैल्यू -1 होती है आपकी 180 डिग्री, ठीक है, पाई पे 3 पाई पे, तो हम यहां लिखेंगे 2n+1 पाई। ध्यान रखना 2n-1 हमें नहीं लेना है, 2n+1 ही लेना है, ठीक है, और n की वैल्यू 0 1 2 ये से चलेगी, ठीक है। अब इस फाई के लिए अगर आप फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकालो तो देखो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो फाई कितना है, आपने कितना लिया 2n+1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये है आपका डेल्टा एक्स डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो देखो हमने कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ कि जहां पे, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ, जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा था, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा था। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ कि भाई जहां पे आपका क्रेस्ट ट्रफ, और उल्टा कर दो, क्रेस्ट जो होगा वो ट्रफ से मिलेगा और ट्रफ आपका क्रेस्ट से मिलेगा। अब इनका सुपर इंपोजिशन कराओगे तो क्या करेंगे, अरे अपोजिट डायरेक्शन में जरूर खींचेंगे, एम्पलीट्यूड को मिनिमाइज करेंगे। तो सबसे मिनिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा हमें, जब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस -1 हो, या इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, जो टाइम लैग है, ठीक है, जो एंगल है वो 2n+1 पाई का मल्टीपल है। क्लियर है? तो जो रिजल्ट्स हैं मैं आपको बता दूं, ए मैक्स, ए मीन, आई मैक्स, आई मीन, कंस्ट्रक्टिव के लिए जो फेज डिफरेंस है 2n पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस 2n+1 इंटू पाई, n की वैल्यू 0 1 2 दोनों केस में आ रही है। पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव में n लैम्डा हो गया और डिस्ट्रक्टिव में आपका हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। देखो सिंपल सा एक सवाल है, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है उसको भी बात करेंगे। द इंटरफेरिंग वेव्स हैव एम्पलीट्यूड इन रेशियो 3:2, मतलब देखो A1 बाय A2 आपको 3:2 दिया हुआ है, आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। अरे ब्राइट और डार्क का मतलब कुछ नहीं, ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव, डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव, यानी मैक्सिमम बाय मिनिमम एम्पलीट्यूड का आपको रेशियो निकालना है, सिमिलरली मैक्सिमम बाय मिनिमम इंटेंसिटी का आपको रेशियो निकालना है। तो क्या हो गया, ए मैक्स बाय ए मीन अभी निकाला था, A1+A2 और A1 - A2 रेशियो दिया है, कर दिया सॉल्व, कितना आया 5/1, और इसी 5/1 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, आई मैक्स बाय आई मीन क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर होता है ना, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। यंग ने क्या किया था, येलो लैंप सोडियम लैंप लेकर के एक बंद कमरे में एक चादर लगाई, उसने एक छोटा सा छेद किया जिसको उसने बोला स्लिट। इस स्लिट से सबसे पहले उसने वेव फ्रंट को पैदा किया, उसके बाद आगे जाके उसने एक और चादर लगाई, उसमें 2 छेद किए छोटे छोटे, तो डबल स्लिट हो गया, 2 छेद हो गए। ये 2 छेद इसलिए किए गए बिकॉज वी नीड मोनोक्रोमेटिक लाइन ऑफ सेम वेवलेंथ, ठीक है, एंड सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। तो ये S1 और S2 सोर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है, ये S1 और S2 सोर्स की तरह काम करेंगे, और इन सोर्सेज से निकलने वाला जो लाइट है ये स्क्रीन पे जाएगा, इन सोर्सेज से निकलने वाला लाइट जो है वो स्क्रीन पे जाएगा, और वो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेगा स्क्रीन पे। और जब ये इंटरफेरेंस पैटर्न उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि आपको इस तरीके की ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज पैटर्न मिले, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, इसको बोलते हैं फ्रिंजेस,
ठीक है, ये फ्रिंजेस हैं जो आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। किया क्या, एक सोडियम लैंप लिया, वेव को आपके दो सोर्सेस में स्प्लिट किया, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, आपका ये जो दो सोर्सेस है S1 एंड S2, इसको हमने क्या बोला, ये स्लिट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी दूर पे एक स्क्रीन रख के उन्होंने एक पैटर्न ऑब्टेन किया, उस पैटर्न को बोला गया इंटरफेरेंस पैटर्न। उसमें दिखा क्या, उन्हें एक डार्क पैच दिखा, एक ब्राइट पैच, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसा दिखा, ठीक है। तो ये है यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, राइट। अब इसको हम समझते हैं, ठीक है, कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हुआ क्या। हमने क्या बोला कि जो दो आपके स्लिट हैं उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, और जो आप इसको हम कैपिटल डी लेंगे, यहाँ पे एल लेंगे, इसको हम कैपिटल डी लेंगे, स्क्रीन से स्लिट के जो डिस्टेंस है उसे हमने कैपिटल डी लिया। और आपका हमने क्या कर लिया, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद में हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, आर्बिट्ररी पॉइंट कंसिडर किया कि हम ले रहे हैं कि इस पॉइंट पे आपका इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। ये जो दो वेव्स आ रही है वो इस पॉइंट पे इंटरफियर कर रहे हैं, इस वाई पॉइंट पे, राइट। वाई जो है वो सेंटर, इन दोनों स्लिट के बीच के सेंटर से ये डिस्टेंस आपका वाई, यहां पे ये इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे ये इंटरफेयर कर रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कि यार ये सेंटर से जो पी पॉइंट है ये आपका कैसा होगा, अगर ये ब्राइट होगा तो कब होगा, अगर ये डार्क होगा तो कब, राइट। ये ब्राइट कब होगा और ये डार्क कब होगा, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं यहां पे कि हमने देखो ये आपका सेंटर है, इसको हमने ई दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पाथ डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये पॉइंट बी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो आपका पाथ डिफरेंस जो होगा वो होगा बी डी, विच विल बी ए बी टी माइनस ए टी, यही तो होगा ना। ये पाथ में ट्रेवल करके जा रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा आपका पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आपका हमें देखना है, तो ये पाथ डिफरेंस आपका बी डी, अगर इस ट्रायंगल मेथड से हम लोग देखें, ये आपका एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो सेंटर से एंगल थीटा है। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कि हमने सेंटर से थीटा एंगल, सेंटर से हमने थीटा एंगल पे एक पॉइंट पी अज्यूम किया है, उस पी का डिस्टेंस स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट से वाई, और हमें ये वाई के बारे में ही पता करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो वेव ट्रेवल करके जा रही है इनका पाथ डिफरेंस हमने निकाला, ठीक है। अब इस पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। ये जो बी डी आपका पाथ डिफरेंस है, अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकली देखोगे ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस एस हो गया, यानी जिसको हमने बी डी बोला, ठीक है। और ये डी जो है ये हाइपोटेनस की तरह काम करेगा, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो गई डी साइन थीटा, राइट, डी साइन थीटा, ठीक है। पाथ डिफरेंस की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, डी साइन थीटा आ गई, यानी कि पाथ डिफरेंस जैसे हम डेल्टा एक्स से करते थे, ये मेरा कितना हो गया, डी साइन थीटा हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा है, पाथ डिफरेंस आपका डी साइन थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा बाय ज्योमेट्री, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये जो एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, आप ये ध्यान से देखो, एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है जिसमें बोलता है कि ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आपका कैपिटल डी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका वाई है। अब ये फ्रिंजेस पैटर्न बनते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे चौड़े पूरे रूम में बनते हैं, ये बहुत छोटे से एमएम में बनते हैं, एमएम का डिस्टेंस होता है इनके बीच, ये बहुत छोटे फॉर्म में बनते हैं। तो कभी भी ये बोला जाता है इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इफ थीटा इज स्मॉल, ये ध्यान रखना, ये फिजिक्स का एक रूल है या मैथ्स का रूल है बेसिकली, जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो उस कंडीशन में साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखो तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई बाई डी, राइट। तो टेन थीटा और साइन थीटा इक्वल है, इसका मतलब मेरा पाथ डिफरेंस क्या हो गया, डी इंटू वाई बाई डी, ये मेरा पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये मेरा पाथ डिफरेंस आ गया, डी इंटू वाई बाई डी, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस है किसका, दोनों वेव्स के बीच का। कौन सा, किस जगह पे, अगर पी पॉइंट पे मेरे दो वेव्स इंटरफियर कर रहे हैं तो, और सेंट्रल पोजीशन से उनका डिफरेंस कितना है, वो है वाई,
राइट। स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिट के बीच का गैप है, और कैपिटल डी क्या है, आपका स्लिट और स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन, ठीक है, जहां पे हमें पैटर्न मिले, ठीक है, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया ये मेरा पी पॉइंट ब्राइट हो सकता है। अगर पी पॉइंट ब्राइट होगा तो डेल्टा एक्स आपका एन लैम्डा होगा, अभी अभी पढ़ा था डी वाई बाई डी, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन लैम्डा डी बाई डी। ये हो गया ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस। अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर पी मेरा डार्क है तो क्या होगा साहब, अगर मेरा पी पॉइंट डार्क है, ठीक है, पी पॉइंट मेरा डार्क है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, देखो, तो एन लैम्डा की जगह क्या रख देंगे हम लोग, 2n+1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। तो देखो इस केस में अब आपका कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2, ठीक है। तो देखो अगर मेरा P पॉइंट डार्क है, P पॉइंट मेरा ब्राइट है, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस है n लैम्डा डी बाई डी। अगर मेरा P पॉइंट जो है वो डार्क है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस है 2n+1 लैम्डा डी बाई डी। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, देखो ब्राइट की पोजीशन देखते हैं। ब्राइट की पोजीशन हमने क्या बोली, वाई, कि भैया ये आपका n लैम्डा डी बाई डी है, मतलब क्या क्या हो सकता है, देखो n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0, मतलब ये सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट है। n की वैल्यू हमने 0 को मतलब क्या है, n की वैल्यू हमने 0 पुट की, मतलब कि सेंटर का जो आपका इंटरफेरेंस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल फ्रिंज आपकी जो है वो ब्राइट है, पहला कंक्लूजन आपका निकल गया, सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट, ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज जो है आपकी इज ब्राइट, ये हमारा पहला कंक्लूजन आ गया, ठीक है। कब, जब मेरा पी को हम ब्राइट ले रहे हैं, तो अब दूसरा ब्राइट कहां मिलेगा मुझे, पहला वो सेंटर में मिल रहा है, दूसरा कहां मिलेगा, एन की वैल्यू 1 पुट करो तो लैम्डा डी बाई डी पे, तीसरा कहां मिलेगा 2 लैम्डा डी बाई डी। अगर डार्क की बात करते हैं तो देखो क्या मिला आपको, 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d। अब मुझे n कहां से शुरू करना है, n 0 से शुरू करना है, ये हमने बात करी, ठीक है, तो 0 पुट करो तो कहां मिल जाएगा, लैम्डा डी बाई 2d, फिर कहां मिलेगा 3 लैम्डा डी बाई 2d, फिर 5 लैम्डा डी बाई 2d। समझ में आ रहा है, देखो सेंटर आपका हो गया ब्राइट। अब अगला ब्राइट मुझे मिलना था लैम्डा डी बाई डी पे, इसके बीच में मुझे मिल गया एक डार्क लैम्डा डी बाई 2d। तो एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, इस तरह से कॉम्बिनेशन मिलेगा दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में इस तरह से कॉम्बिनेशन मिलेगा फ्रिंज पैटर्न। तो एक ब्राइट मिलेगा एक डार्क मिलेगा, एक ब्राइट मिलेगा एक डार्क मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका वेव फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हो, और सबकी इंटेंसिटी सेम रहेगी, दो वेव्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना, इस तरह से मिलेगा एक ब्राइट एक डार्क, ऐसा फ्रिंज पैटर्न आपको ऑब्टेन होगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। फ्रिंज पैटर्न हमें क्या ऑब्टेन हुआ, एक ब्राइट हुआ एक डार्क हुआ, एक ब्राइट हुआ एक डार्क हुआ, राइट। आगे बात करते हैं जरा फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं यार, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। देखो मैंने क्या निकाला, ब्राइट फ्रिंज मेरा y कहां पे है, n लैम्डा डी बाई डी पे है, तो मैंने बोला दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, इसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट करता हूं, क्या हो जाएगा, n+1 लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी, यही तो होगा। अरे भाई बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उन दोनों के बीच का गैप आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। अब मैं बोलूं डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज, ठीक है, ये कितना मिलेगा, डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कितना मिलेगा, ये बहुत सिंपल है, डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, देखो अगेन वही काम करना है। डार्क फ्रिंज में आपने y क्या निकाला था, आपने निकाला था 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d, तो एक मिल रहा है 2n+1 पे, दूसरा मिलेगा 2n+3 पे, n की जगह n+1 रखोगे ना तो 2n+3 हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इस केस में बीटा आपका कितना आ जाएगा, डार्क के केस में 2n+3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d, इसे सॉल्व करोगे
तो अगेन बीटा आपको लैम्डा डी बाई डी मिल रहा है, यानी कि जो दो डार्क फ्रिंज या दो ब्राइट फ्रिंज मिल रहे हैं उनकी जो थिकनेस है वो सेम है, ठीक है। दो डार्क फ्रिंज या दो ब्राइट फ्रिंज मिल रहे हैं उनकी थिकनेस सेम, तो फ्रिंज विड्थ सेम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस बीटा इज नथिंग बट फ्रिंज विड्थ, इसको हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। अब देखो फ्रिंज विड्थ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सारे जो पैरामीटर है वो फिजिकल पैरामीटर है, यानी कि कैपिटल डी स्मॉल डी ये सारे फिजिकल पैरामीटर। जो मेन जो आपका फ्रिंज विड्थ डिपेंड कर रहा है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप लैम्डा चेंज कर दोगे तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगा, आप लैम्डा चेंज करोगे फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की, लैम्डा डी बाई डी। अगर मान लो ये पूरा सेटअप मैं अभी एयर में कर रहा हूं, अगर मैं एयर में ना करके मैं इसे किसी दूसरे मीडियम में परफॉर्म करूं एक्सपेरिमेंट को, यंग डबल स्लिट को, तो क्या फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ेगा? देखो एयर में क्या हो गया, लैम्डा एयर इंटू डी बाई डी। अब मीडियम में क्या हो गया, लैम्डा मीडियम इंटू डी बाई डी, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन चाहिए, कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं आपको पता है, डिवाइड कर देते हैं। तो बीटा मीडियम डिवाइडेड बाय बीटा एयर कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो बीटा मीडियम बाय बीटा एयर करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा मीडियम बाय लैम्डा एयर, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, बीटा मीडियम डिवाइडेड बाय बीटा एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम। अब लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम क्या होता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो आप बोल सकते हो कि बीटा मीडियम इज नथिंग बट बीटा एयर बाय म्यू। बीटा मीडियम इज नथिंग बट बीटा एयर बाय म्यू, यानी कि मीडियम में जब जाओगे तो फ्रिंज विड्थ यानी कि आपका जो टोटल एक ब्राइट डार्क का पैटर्न मिल रहा था, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट है ना, ये जो पैटर्न मिल रहा था ये श्रिंक हो जाएगा ना, फ्रिंज विड्थ आपकी कम हो गई, ये पैटर्न श्रिंक हो जाएगा। कब, जब आप ये सेम एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे मीडियम में परफॉर्म करो। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके काम आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके काम आने वाला है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आपने क्या करना है, आपने दो तीन चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, आपको ये सारी चीजें वीडियो में आप इसको पॉज कर करके नोट कर लो, ये आपके शॉर्टकट बन गए। बस ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप बिलीव करो कि सारे क्वेश्चंस वेव ऑप्टिक्स के आपसे बनेंगे। वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल जरूर आते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूं ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इसमें ज्यादा घूमने फिरने का ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा आपको घुमाया नहीं जाएगा क्वेश्चन में इधर उधर, ठीक है, ज्यादा आपसे वर्ड प्ले नहीं किया जाएगा, राइट। पैटर्न बड़े फिक्स हैं, पैटर्न बड़े सेट हैं इसके। अभी तो 12th का बोर्ड है, 12th के बोर्ड की बात करें, लेकिन अगर आप जेईई नीट भी देखोगे इसके पैटर्न बड़े सेट है, ये क्वेश्चन बनते हैं वहां पे, तो ये आपसे बनेंगे। और जो बनाने के लिए आपको टूल्स चाहिए वो मैंने ऑलमोस्ट सारे दे दिए आपको, वो सारे टूल्स मैंने आपको दिए, ठीक है। अब हम लोग जरा बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की किसी यंग डबल स्लिट के ऊपर। देखो क्या बोलता है, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 पैरेलल स्लिट्स आर इलिमिनेटेड। अब तो वो 2 स्लिट है, डबल स्लिट में 2 स्लिट तो होंगी, इन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल डी होता है, और ये क्या होता है, कैपिटल डी होता है। ये फिजिकल पैरामीटर, ये फिक्स है, ठीक है। बोल रहा है इसमें पहले मैंने 400 नैनोमीटर लैम्डा 1 ले लिया, हमने 400 नैनोमीटर की लाइट डाली, ठीक है, और दूसरा कोई अननोन वेवलेंथ डाला लैम्डा 2। बोल रहा है द फोर्थ ऑर्डर डार्क फ्रिंज रिजल्टिंग फ्रॉम द नोन वेवलेंथ, मतलब इसकी फोर्थ ऑर्डर डार्क फ्रिंज। फोर्थ ऑर्डर मतलब देखो हमें क्या पता है, 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d। इसमें फोर्थ ऑर्डर मतलब 2 इंटू 4 प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d, तो ये हो गया 9 लैम्डा डी बाई 2d। और ये जहां पे आपकी फॉल हो रही है ना, ठीक है, वहां बोल रहा है सेकंड ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम लैम्डा 2। तो ब्राइट फ्रिंज क्या पढ़ा है हमने, n लैम्डा डी बाई डी, तो सेकंड ऑर्डर मतलब 2 लैम्डा डी बाई डी, ये सेम प्लेस पे कॉन्साइड कर, ठीक है। तो इसे आपने लैम्डा 1 ले लिया, ठीक है, इसे हमने लैम्डा 1 ले लिया, इसे लैम्डा 2 ले लिया, इन्हें बराबर कर दो, आपस में इक्वेट कर दो। तो 9 लैम्डा 1 डी बाई 2d इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 डी बाई डी। तो ये कैंसिल भी, ये कैंसिल, ठीक है। लैम्डा 1 आपको पता है कितना था आपका, 400 था, बाई 2 इधर आ गया, ये लैम्डा 2 हो गया। तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी हो गई,
ठीक है है ना, समझ में आ रहा है आपको। देखो यहाँ 400 नैनोमीटर की लाइट है, आपको क्या बोल रहा है, द फोर्थ ऑर्डर डार्क फ्रिंज रिजल्टिंग फ्रॉम द नोन वेवलेंथ। फोर्थ ऑर्डर मतलब क्या रखना है हमें, एन की वैल्यू 4, 4 टू द 8 प्लस 1 9, 9/2 लैम्डा 1/2 डी हो गया। आपको बोल रहा है सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज मतलब 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा 2 डी बाई डी, 2 लैम्डा 2 डी बाई डी हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये मुझे कितना मिल गया, ठीक है राइट, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लैम्डा 2 मिल जाएगा, लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी हो गई 9/2 लैम्डा 1, और ये 2 यहाँ पे और पहले से था तो ये भी नीचे आ गया, ठीक है। तो 2 से ये हो गया 200 और अगेन 2 से ये हो गया 100, तो आपको कितना मिल गया 900 एंगस्ट्रॉम आपको वेवलेंथ मिल गया लैम्डा 2 की वैल्यू, राइट। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझो आप, ये जो आए हुए हैं ये है वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो आपको बोल रहा है YDSE में आइडेंटिकल स्लिट इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इज I0। अब देखो आपको बोल रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये आपकी सेंट्रल फ्रिंज, और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो I0 रिजल्टिंग इंटेंसिटी। तो देखो आपको पता है, और इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड, एक स्लिट कवर्ड कर दिए, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडेंटिकल स्लिट बोल रहा है, आइडेंटिकल स्लिट मतलब यहाँ से इंटेंसिटी आई आ रही थी, यहाँ से आई आ रही थी, तो रिजल्टिंग आपकी कितनी होगी। देखो अभी अभी हमने बात करी थी ना कि आई रिजल्टिंग, ठीक है, कितना होता है आपका 4I0 cos स्क्वायर 5/2 हमने निकाला था। अब देखो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि रिजल्टिंग जो है वो I0, ठीक है, सेंट्रल पे I0, और इंडिविजुअल की हमने आई अज्यूम करी, मतलब ये वाली वैल्यू हमने आई अज्यूम की, तो इंडिविजुअल की होती है इसको हमने आई अज्यूम किया, और सेंटर पे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, याद करो इसमें n की वैल्यू 0 लेते हैं, तो ये 0/2 हो गया, 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। आपको निकालना क्या है, ये इंडिविजुअल की निकालना है, I = I0/4। अब देखो ये तो वैल्यू हो गई, लेकिन इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। अगर किसी एक स्लिट को आपने कवर कर दिया तब तो इंटरफेरेंस खत्म हो गया, क्योंकि इंटरफेरेंस में तो 2 वेव्स की रिक्वायरमेंट है, आपने तो एक वेव की इंटेंसिटी को हटा ही दिया यहां से। तो अगर एक वेव की इंटेंसिटी आपने खत्म कर दी तो दूसरा वेव तो अकेला वेव जा रहा है, तो ये तो जो इंटेंसिटी यहाँ पे वो इंटेंसिटी यहाँ मिलेगी, ये तो इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी मिलेगी। तो क्वेश्चन आपको घुमा रहा है, आपने घूमना नहीं, आपको इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी पूछ रहा है, आपको रिजल्टिंग वेव जो है वो दिया हुआ है I0, ठीक है, रिजल्टिंग वेव आपको क्या दिया हुआ है I0 दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपसे बनने चाहिए, ठीक है, जो आपसे बनने चाहिए वहां, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चंस का सेशन लेके हम अलग से एक क्लास में और आएंगे हर टॉपिक वाइज में, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चंस का रखेंगे सिलेक्शन, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में, राइट। अभी मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिससे आपने जो भी पढ़ा है फंडामेंटल वो आपको क्लियर हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है YDSE स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm, मतलब स्मॉल डी, स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी होता है, ये 0.28 mm, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, मतलब कैपिटल डी दे रहा आपको 1.4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड एट, मतलब y की वैल्यू दे रहा है 1.2 सेंटीमीटर। कौन से y की दे रहा है, ये दे रहा है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है। तो देखो क्या होता है ब्राइट फ्रिंज में n लैम्डा d/d होता है, और n की वैल्यू कितना दे रहा है 4 लैम्डा d/d दे रहा है। यार आपको सब कुछ पता है, आपको वेवलेंथ निकालना होगा ना, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाई स्मॉल डी बाई 4 टाइम्स कैपिटल डी, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाई y की वैल्यू आपको गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, सबको ऐसा यूनिट में रख दो, स्मॉल डी 0.28 mm 10⁻³ ठीक है 4, और अब आप देखो इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 1.4 मीटर, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या कुछ बचा, कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं बचा। अब देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसा आप लिख सकते हो, ऐसा ये 1.2 है 1.4 है, इसको 12 लिख लो, इसको 4 लिख लो, इसको 10⁻² करो,
ठीक है, डिवाइडेड बाई 14 कर लो, डेसिमल हटा लो, इसे 28/100 कर लो, जैसा बचपन में करते थे। गलती नहीं करनी है पेपर में बिल्कुल, ठीक है। अब देखो आप जरा, ठीक है, 14 2 जा 28, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो ये हो गया 6 इंटू, अब देखो 3 + 2 -5 एंड -5 एंड -2 इज -7, या आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। ये वैल्यू आपकी मीटर में आ रही है, हमने सबको ऐसा ही में कन्वर्ट कर दिया था। तो देखो कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि कोई टफ कैलकुलेशन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, हमें हर डेटा समझना है कि किसकी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू किसकी दी हुई है। मेरे लिए बड़ा इजी है बोलना है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट आई कैन अंडरस्टैंड जब आप एग्जाम में हो, पहला इसके पहले का क्वेश्चन मॉडल फिजिक्स का है, इसके बाद का क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का है, बीच में आपका वेव ऑप्टिक्स आया है, आपके दिमाग में सारे फंडामेंटल लाइन बाय लाइन आगे पीछे हो रहे हैं, उस बीच में गलतियां संभावित हैं, ठीक है, बहुत प्रोबेबल है कि आपसे गलती हो जाए, बट हमें गलती नहीं करनी, राइट, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है, इसलिए वैल्यूज को आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन में जैसा मैंने आपको बताया, कभी भी ये पावर डेसिमल में हमसे गलतियां हो जाती है, तो एकदम बच्चों को तरह जैसे हम करते थे वैसे काम करिए, वी विल नॉट टेक एनी रिस्क, राइट। चलिए आगे बढ़ो। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट, ठीक है, जहां पे पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा है, ठीक है, वहां पे इंटेंसिटी कितनी है, के। तो बोल रहा है जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा, वहां इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। देखो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा पाई, एक तो ये फॉर्मूला हमें लगाना, ठीक है, राइट, तो ये आपको लगाना ही लगाना, ठीक है। तो आप एक बात समझो, ठीक है, आप एक बात समझो, अगर पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा है, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो जो फेज डिफरेंस होगा ना वो 2 पाई हो जाएगा, बात समझो, ठीक है, फेज डिफरेंस आपका 2 पाई हो जाएगा। और अगर, क्योंकि आप रख लो ना यहाँ पे डेल्टा एक्स का लैम्डा रख लो, और अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आपका लैम्डा बाई 3 है, तो जो फेज डिफरेंस होगा वो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, राइट। अब बोल रहा है अगर पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा है यानी कि 2 पाई है, तो इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमाइज है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी है आपकी, बात समझने की कोशिश करो, इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम है, ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो आपकी मैक्सिमम है, दैट इज के यूनिट। अरे यही तो पढ़ा हमने, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, अगर ये फेज डिफरेंस आता है तो आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है आपकी, के है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 या I मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, यही तो पढ़ा है हमने, सारी बात समझ में, ठीक है, यही तो हमने पढ़ा है, ठीक है, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी पता है, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, बात समझो। तो अब क्या हो जाएगा, देखो I इज इक्वल टू, आई मैक्स की वैल्यू रखो के, ठीक है, कॉस ऑफ 5 की वैल्यू आप रखोगे 2 पाई बाई 3, जहां पे आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू के कॉस ऑफ, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, 5/3 का होल स्क्वायर, कॉस 5/3, 5/3 का मतलब होता है 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, k/4, मतलब जहां पे आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है, वहां पे आपकी इंटेंसिटी कितनी आ रही है, k/4 आ रही है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, जिस क्वेश्चन के पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, ये आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नहीं भूलना है, ठीक है, इन फॉर्मूले के बेसिस पे आपको काम करना है, ठीक है। तो आपको
देखो ये क्वेश्चन जो है उस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, करने की कोशिश करो। नहीं बनेगा, मैंने क्या बोला, हम फिर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, हम फिर लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन का सेशन। क्वेश्चन के सेशन में हम और क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट है, इसमें दो वेवलेंथ है, एक लैम्डा 1 है आपका जो 650 नैनोमीटर है, और एक लैम्डा 2 है आपका जो 520 नैनोमीटर है। आपको बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। ये पार्ट तो बहुत इजी है, ठीक है। थर्ड ब्राइट फ्रिंज एन लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, यही तो निकालना है आपको, थर्ड का निकालना है आपको, थर्ड ब्राइट, सॉरी ये आपका एन का है, आपको थर्ड ब्राइट फ्रिंज का निकालना है। थर्ड ब्राइट फ्रिंज में क्या हो जाएगा ये आपका 3 लैम्डा डी बाई डी, यही होगा आपका, ठीक है। सवाल ये है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है। सपोज करते हैं कि लैम्डा 1 वाले का mth और लैम्डा 2 वाले का nth दोनों ब्राइट कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब सेंटर से उनका डिस्टेंस सेम। तो mth का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, m लैम्डा 1 d बाई डी, और nth का क्या हो जाएगा, n लैम्डा 2 d बाई डी। अब ये d बाई डी देखो फिजिकल पैरामीटर की बात ही नहीं होती, तो देखो m बाई n आपका क्या हो गया, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, m बाई n आपका क्या हो गया 520 बाई 650, ठीक है। m बाई n आपका क्या हो गया 4 बाई 5, यानी कि m मिनिमम वैल्यू की बात, सॉरी आपको पूछ रहा सेंट्रल मैक्सिमम मिलना चाहिए, लिस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो लिस्ट मतलब m की वैल्यू 4 होनी चाहिए, मतलब लैम्डा 1 का फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 का फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ये कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। यानी या तो आप 4 लैम्डा 1 डी बाई डी निकाल दीजिए या 5 लैम्डा 2 डी बाई डी निकाल दीजिए, आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में स्मॉल डी कैपिटल डी हमने नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अभी हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये एक जो पार्ट बी है, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं और ये आपसे भी बनेंगे वहां पे। अब ये मैंने आपको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बताया, तो हमेशा आपको ऐसे ही करना है, इसका mth कंसीडर करना है, इसका nth कंसीडर करना है, और इन दोनों का, ठीक है, आपने nth कंसीडर किया, mth कंसीडर किया, और इन दोनों का आपको क्या करना है, भाई जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आपका कांस्टेंट है, यही तो बोल रहा है ना, आपका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो इनका सेंटर से डिस्टेंस आपको कांस्टेंट कर देना है, मतलब दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस निकालते हैं ब्राइट फ्रिंज का, उसे आप इक्वेट कर देंगे। क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोलेगा ब्राइट फ्रिंज है कि डार्क फ्रिंज, राइट। क्वेश्चन में आपको बहुत साफ साफ ये चीजें बताई जाएंगी कि ये ब्राइट फ्रिंज है या कि आपका डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो ये हमने बहुत सारे यंग डबल स्लिट के बारे में हमने बात करी है, ठीक है। अभी यंग डबल स्लिट को हम लोग समझ रहे हैं। अब देखो जैसे कि मैं बात कर रहा था, बोल रहा है कि YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो हमने परफॉर्म कहाँ किया है, ठीक है। बोल रहा है YDSE जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो हमने परफॉर्म कहाँ किया है, वो किया है हमने इनसाइड द वाटर, ठीक है। और इनसाइड द वाटर जो लाइट की फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब बोल रहा है if the slit is separated by 0.2 मिलीमीटर, अगर स्लिट इज सेपरेटेड बाय 0.2 मिलीमीटर मतलब स्मॉल डी की वैल्यू दे रहा है 0.2 mm, और स्क्रीन आपका 1 मीटर पे रखा है, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर। तो देखो आप सबसे पहले क्या निकालो, आपको क्या निकालना है, तो फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है, मतलब बीटा की बात कर रहा है। बीटा एयर क्या हो जाएगा आपका लैम्डा एयर इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और क्या करना है इसमें, बीटा एयर में क्या करना है आपको, लैम्डा एयर, लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी होगी, ठीक है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू नहीं दे रहा, उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। तो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका C बाई एफ, मतलब C बाई एफ, ये एयर की बात चल रही है अभी वाटर की बात ही नहीं करना। और फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है जो एयर में और वाटर में चेंज नहीं होती, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है जो एयर में और वाटर में चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कांस्टेंट। तो लैम्डा क्या हो गया C बाई एफ इंटू डी बाई डी, तो बीटा एयर निकाल लो,
ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो एयर में लाइट की वेलोसिटी कितनी है 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6 × 10 की पावर 14, कैपिटल डी की वैल्यू 1, स्मॉल डी 0.2 × 10 की पावर -3, राइट। तो बीटा एयर आपको यहां से मिल जाएगी, ठीक है, बीटा एयर आपको मिल गया, फ्रिंज विड्थ आपको मिल गई, ठीक है। आपको ये चीज समझनी है, आपको फ्रिंज विड्थ यहां से आपको मिल गई, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला आपको कि कैलकुलेशन बिल्कुल स्मूथ करो, 3/6 × 10/2 × 10 की पावर 8 × 10 की पावर 3, ये माइनस ऊपर प्लस में जाएगा 10 की पावर 14, डायरेक्ट भी कर सकते हो बट आई वुड सजेस्ट आराम से करो ना, हड़बड़ी क्या है, 3 × 2 = 6, तो देखो क्या हो गया, बीटा एयर आपका कितना आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया 1/4 है ना, इंटू, अब देखो 8 + 3 11 + 1 12, तो ये हो गया 10 की पावर 12 -14, ठीक। अब अगर मैं यहाँ नीचे 25 और ऊपर 25 कर दूं तो कितना हो जाएगा, देखो बीटा एयर 25/100 और ये कितना हो गया आपका 10 की पावर -2, ये भी -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, ये 2.5 × 10 की पावर -3, ये बीटा एयर आ गया, क्या बोल सकते हो 2.5 mm। आपने क्या करना है, बीटा वाटर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, अभी हमने बात करी बीटा एयर बाई न्यू, तो ये हो गया 2.5 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई न्यू, न्यू से इसको डिवाइड कर दो, दिया हुआ आपको क्वेश्चन में 4/3, यू विल गेट बीटा वाटर। तो सी द क्वेश्चंस आर नॉट वेरी टफ, जो मैंने आपको पॉइंटर्स में फॉर्मूले बता दिए, बस उतने ही फॉर्मूले आपकी पूरी वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस हो जाना है, ये मेरी गारंटी लिखवा लो, मैंने आपको बहुत क्रिस्प में आपको इंटरफेरेंस अभी क्लियर किया है, इतने में आपका इंटरफेरेंस डन हो जाना है, ठीक है। और इंटरफेरेंस में इससे ज्यादा हमने पढ़ना नहीं, इंटरफेरेंस में हमें इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा क्या हमें बात ही नहीं करनी इंटरफेरेंस में, इतनी चीजों में आपका इंटरफेरेंस क्लियर हो जाना है, इतनी चीजों से क्वेश्चन बन करके आने, और ये सारे क्रिस्प कॉन्सेप्ट जो शॉर्टकट फॉर्मूला 1-लाइनर है, अब वीडियो को रिकैप करो, रिवाइज करो और सारे फॉर्मूले नोट करो, जो मैंने पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बनाए हैं वो करो, एंड इसकी एक डीपीपी है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वो आप ले उतना सॉल्व कर लो, आप बिलीव करो कि वेव ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन वहां आपसे बने, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन आपसे वहां बने, राइट। तो हमने अभी बात किस चीज की करी है, अभी हमने बात करी है कि भाई आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, आज मैंने जो बात करी है आपसे, मैंने आपसे बात करी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ऐसा ही एक सेम कॉन्सेप्ट, सेम फिनोमिना, ठीक है, अभी हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे आपका डिफ्रैक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, ऐसा ही क्रिस्प, ठीक है, 35 मिनट्स का एक सेक्शन जिसमें डिफ्रैक्शन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप दिन में अपनी पढ़ाई करो, एक बार ये वीडियो क्लिक करो, आप देखो आपको डिफ्रैक्शन पूरा क्लियर होगा, जैसे आज इंटरफेरेंस क्लियर हुआ, उसके हमने क्वेश्चन बनाया, सारे डेरिवेशन करे, सब कुछ किया एक शॉट में, वैसे डिफ्रैक्शन एक शॉट, ठीक है, ऐसे ही सारे काम हम लोग एक एक शॉट में खत्म करेंगे और हम अपनी सारी तैयारी को क्रिस्पली खत्म कर देंगे अभी विद इन 3 to 4 days। देन हम इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन